गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीतिगण विषय में आज 12 सितंबर की कक्षा में हम देखेंगे हमारी महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा जिसका नाम है राजनीतिक समाजीकरण। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए कि लगभग यूँ समझे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के काफ़ी देश यूरोपीय शक्तियों से स्वतंत्र हुए और जो ब्रिटिश या अन्य किसी शक्ति यूरोपीय शक्तियों के अधीन जो उपनिवेश थे, साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, उन्होंने धीरे धीरे करके एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी देश इनको एक एक करके धीरे धीरे सबको स्वतंत्र किया। राजनीतिक व्यवस्था उनको वहाँ के स्थानीय निवासियों के हाथों में सौंपकर उनको स्वतंत्र किया, उनको गुलामी से मुक्ति मिली। तो देखिए, हम सब समझते हैं कि ये सब जो ब्रिटिश शक्तियाँ अलग अलग तीनों महाद्वीप में जो अपने उपनिवेश बना रखे थे, तो यहाँ पर उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। किसी ने 100, किसी ने 200, 300, 400 साल तक लंबे समय तक इन एशियाई अफ्रीकी देशों में अपना शासन स्थापित किया। तो ये जो ब्रिटिश और जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, ये सब अपना जो लोकतंत्र का जो ढांचा था, जो अपने डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर था, इसके अनुरूप उन उपनिवेशों में भी शासन व्यवस्था को काफ़ी हद तक लागू करने का काम किया। जैसे अपन भारत की बात करें, आपको पता होगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के से शुरुआत देखते हुए आप अंतिम तौर पे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से देखें कि बीच में जो भी 1935 का भारत शासन अधिनियम या फिर 1919 को अपन देखें भारत शासन अधिनियम 1909 का, इससे पूर्व में जो भी आए, हर 15, 20, 25 वर्ष के अंतराल में जो जो कानून लाए गए, उन्हीं के रूप हमारे भारत के जो शासन व्यवस्था चलती रही ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो आप समझेंगे कि जिस देश में जिस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसी की अपन को कॉपी दिखती है उस जगह पर, क्योंकि व्यक्ति जब भी कोई कानून बनाता है, जब भी कोई काम करता है, तो उस देश की व्यवस्था, राजनीतिक स्वरूप की बात कर रहा हूँ, उसका काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप समझे कि जैसे भी भारत पर लगभग 200-250 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया और अंग्रेजों ने समय समय पर 20-20 साल के अंतराल में जिस प्रकार से शासन मतलब कानून लाए गए, 1773 से लगाकर आप 1947 तक आप देख लीजिए, इतने लंबे काल के दौरान जो शासन वो जो कानून लाए गए, उन्हीं के अनुरूप ये भारत की शासन ऐसा चलती रही। तो आप मानिए कि हम भी कुछ उसके वाकिफ हो रहे थे, हम भी ये समझ रहे थे कि हाँ, इस प्रकार का कानून होता है, इस प्रकार की ये सब व्यवस्था होती है, उसके अनुसार शासन चलता है, ये शक्ति इसके पास है, ये शक्ति उसके पास है, शक्तियों का विभाजन होता है। फिर धीरे धीरे हम यहाँ पर अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, हमारे यहाँ से भारतीय नागरिक ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, वहाँ पर इन सबको पढ़ा, इन सबको पूरी डेमोक्रेसी को देखा, क्योंकि जो लोकतंत्र का जो ढांचा यूरोपीय देशों में है, ऐसा अन्य देशों में नहीं है। जैसे भारतीय संस्कृति बात करके ऐसा स्वरूप नहीं था जैसा वर्तमान में है। तो हम उससे वाकिफ हुए, हमारे भारतीय नागरिक वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके वहाँ स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, अधिकार, ड्यूटीज, कर्तव्य, न्याय, सबके बारे में विस्तार से देखा, वहाँ पर क्रांतियों का अध्ययन किया। आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, या जो भी पुनर्जागरण के बाद में जो भी यूरोपीय इतिहास है उसके बारे में देखा। तो फिर भारतीय लोगों के मन में भी एहसास हुआ है जिस प्रकार से यहाँ ये लोग रह रहे हैं, सबको स्वतंत्रता है, सब समान है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार के और भी इस प्रकार की जो सामाजिक रूप से जो गुंथियाँ हैं वो कुछ भी नहीं है, सब लोग इक्वल हैं। तो यार क्यों ना हमारे यहाँ पर भी ऐसा हो। तो उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया किसी ब्रिटिश उपनिवेशों से, यूरोपीय शक्तियों से, कि हमको आज़ादी दो, हमको स्वतंत्रता दो। और धीरे धीरे आपको पता होगा कि हम भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए। अब जब स्वतंत्र हुए तो आप सोचो कि अब हमारे यहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था लागू करें, कैसी शासन व्यवस्था लागू करें, क्योंकि हर देश का अपना इतिहास होती है, अपनी परंपरा होती है, अपनी कुछ रूढ़ियाँ होती हैं, उनको लेके भी साथ में चलना है। दूसरा, भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे, क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सब वो अंग्रेजी पढ़े लिखे यूरोपीय मॉडल से प्रभावित थे, यूरोपीय मॉडल जो डेमोक्रेसी का था उससे प्रभावित थे। तो दूसरा, हम जैसे भारत की बात करें, भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई थी, उस संसदीय व्यवस्था का भी इफेक्ट था। तो हमने ये सब कुछ देखा, आधुनिकीकरण और हमारी परंपरा दोनों को समन्वय बैठाते हुए, किस प्रकार का तालमेल बैठाते हुए एक अच्छी प्रकार की शासन व्यवस्था लागू करें, ताकि एक अच्छा संविधान बनाए जो अनवरत
और गतिशील और एक सफल लोकतंत्र के रूप में हम कैसे आगे बढ़ सकें। तो यह ध्यान रखना, ये लोकतंत्र जो हमने अपनाया ये एक विदेशी ढांचा है, विदेशी स्ट्रक्चर था, और एक हमारी भारतीय परंपरा, दोनों में सामने से बैठाते हुए हम आगे धीरे 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 बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो ये तो मैंने को भारत के संबंध में बताया। अब ऐसी ऐसी व्यवस्था है, जैसे मैंने भारत की डिटेल बताई है, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि दुनिया के अन्य देशों में भी, हमारे आसपास पड़ोसी देशों को भी नज़र डालिए आप, एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं और दक्षिण अमेरिका के देश हैं, सब देशों में इस प्रकार के जब ये लोकतंत्र जो आयात किया गया था, और एक जो हमारे देश की उस अपने देश की स्वयं की जो परिस्थितियाँ थी, इतिहास था, परंपरा थी, रूढ़ियाँ थी, उनका कैसे तालमेल बैठाते हुए ये सब काम किया। तो हुआ ये कि हमने हमारे पिछले साल पढ़ा था आपने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थितियाँ बनी, फिर शीत युद्ध हुआ, जो कुछ हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिका के और कुछ ब्रिटिश जो वहाँ के विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, जो अनुसंधानकर्ता थे, जो स्कॉलर थे, उन्होंने फिर ये तीसरी दुनिया के देशों की तरफ देखा। किसकी तरफ? तीसरी दुनिया की तरफ देखा। तीसरी दुनिया मतलब वही एशिया, अफ्रीका और अपने दक्षिण अमेरिका के देश, इनको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों महाद्वीप के देशों में देखा कि यहाँ पर लोकतंत्र किस प्रकार का है, क्या यूरोपीय मतलब जो देश हैं उनमें एक सक्षम, सफल और व्यवस्थित, स्थापित और सुदृढ़ लोकतंत्र है। क्या ऐसा तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? उसके लिए क्या क्या चुनौतियां पैदा होगी, लोकतंत्र स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये सब कुछ भी हम देख रहे हैं। तो नवीनतम अवधारणा का विकास हुआ। क्या हुआ? नवीनतम अवधारणा का विकास हुआ। तो उसमें अपन देखते हैं राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक अभियान, ये राजनीतिक आधुनिकीकरण, इस प्रकार के नए नए अवधारणा, नए नए कंसेप्ट हुए जो विशेषकर तीसरी दुनिया पर केंद्रित होकर ये सब बने कि यहाँ पर जो एक परंपरागत समाज है वो आधुनिक समाज में किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है, आधुनिक समाज में किस प्रकार से बदल रहा है। वो क्या इस आधुनिक लोकतंत्र और अपनी परंपरागत जो ढांचा है उसमें किस प्रकार का क्लेश तो नहीं हो रहा है? क्या लोकतंत्र वहाँ धीरे धीरे रुक के चल रहा है? क्या लोकतंत्र वहाँ विफल हो रहा है? क्या लोकतंत्र सफल हो रहा है? ये सब बातों को उसमें अध्ययन किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण, यानी हमारा समाज है वो किस प्रकार राजनीतिक मूल्यों को अपनाते हुए, अपने मूल्यों को साथ रखते हुए वर्तमान में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों के साथ तारतम्य बैठाते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ हम राजनीतिक समाजीकरण में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसको आत्मसात करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, तो थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड बना कि हाँ ये चीज़ क्या है। तो मैं आपको और भी स्पष्ट बताऊँ कि जितनी भी, जैसे आप आर्मंड पावेल होंगे, डेविड स्टन होगा, अपने कैटलिन होंगे, लॉसवेल होंगे, जो भी व्यवहारवादी विचारक हैं वो सब इसके संबंध में, हर्बर्ट साइमन, ये जो भी लोग इसके संबंध में अपनी अपनी सब बातें रखेंगे, इसके संबंध में अपने जो अनुसंधान किए थे उनकी सब बातें रखेंगे कि किस प्रकार से तीसरी दुनिया देशों में ये सब कुछ बदलाव आ रहा है। तो देखिए मैं आपको शुरुआत कराता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी राज्यों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन सभी राज्यों के मध्य, क्योंकि ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्वतंत्र हुए थे, तो यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई थी तो उनमें आपस में तुलनात्मक अध्ययन। आप सोचो, आप भारत और पाकिस्तान, यहाँ तक कि एक दिन पहले, हमारे से पहले आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, आज हमारा लोकतंत्र कैसा है और किस तरफ बढ़ रहा है। और पाकिस्तान की तरफ नज़र डाल के देखो आप, बिल्कुल फेलियर स्टेट, असफल राज्य, कमज़ोर राज्य, वहाँ तानाशाही आई, वहाँ सैनिक शासन स्थापित हुए। क्या हिंदुस्तान में ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये हमारी एक प्रकार से राजनीतिक सूझबूझ, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास, उसकी मिसाल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जब एक राज्य की व्यवस्था का अध्ययन दूसरे राज्य के साथ किया जाता है तो वो तुलनात्मक अध्ययन होता है। एक राज्य की व्यवस्था का अध्ययन दूसरे राज्य के साथ करेंगे तो वो कैसा अध्ययन होगा? तुलनात्मक अध्ययन होगा। तो ये अब क्या हुआ कि कुछ हमारे विद्वानों ने तीनों महाद्वीप के देशों को, जिसको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया। तो उसमें कई प्रकार की नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ। उसमें से एक कौन सी है? राजनीतिक समाजीकरण। अब आगे जैसे बढ़ेंगे, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक अभियान, सब प्रकार के अलग अलग अवधारणाएं जन्म लेती हैं। व्यवहारवादी क्रांति के अंत अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाओं को शामिल की गई।
अब आपको पता होगा व्यवहारवादी क्रांति, जिस प्रकार से जो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए और जिस प्रकार से शुद्ध विज्ञान का प्रभाव बढ़ा, तो हमारे सामाजिक विज्ञान पिछड़ते जा रहे थे। सामाजिक विज्ञान समय के साथ जो चुनौतियाँ थी उनका समाधान भी नहीं कर पा रही थी और हम बिल्कुल एक किनारे होते जा रहे थे। तो हमारे समाज विज्ञानों ने भी क्या किया कि आपस में हमारे जो भी समाज विज्ञान विषय है उनको आपस में जोड़ने के लिए अंत अनुशासनात्मक सभी अंतक विषय उपागम पर जोड़ दिया। तो इसके कारण राजनीति विज्ञान में कई नवीनतम एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ा तो नई अवधारणाएं विकसित हुई और विकसित हुई तो उसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बढ़ते अंतर संबंधों के फलस्वरूप समाजशास्त्र संकल्पना राजनीति विज्ञान में भी शामिल हो गई कि जब राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का एक अंत अनुशासनात्मक उपागम के तहत आपस में एक दूसरे को जोड़ा, एक दूसरे की जो प्रासंगिकता को सिद्ध किया, तो एक नई अवधारणा विकसित हुई जिसका नाम है राजनीतिक समाजीकरण। इसलिए आप समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति के तालमेल से, समन्वय से जो नया अवधारणा विकसित हुई क्या कहलाती है? राजनीतिक समाजीकरण। तो आप देखेंगे कि ये समाजशास्त्र संकल्पना है जब राजनीति विज्ञान में शामिल हुई तो आप देखेंगे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीति विकास, राजनीतिक समाजीकरण, ऐसे कई प्रकार की नई अवधारणा विकसित हुई, नए कंसेप्ट क्रिएट हुए जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण एक समाजशास्त्र संकल्पना जो समाजीकरण से प्रेरित है। हम परिवार में जन्म लेते हैं, हम जन्म लेते तब हमें कोई पता नहीं होता है कि हमारा क्या धर्म है, हम किस परिवार में हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, किसी प्रकार से कुछ नहीं पता होता है। फिर धीरे धीरे जो बड़े होते हैं हमारे अंदर सूझबूझ का भाव आता है, हम पहचानना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना फिरना, सब चीज़ अपने समय के साथ, अपन आयु के साथ सब सीखते हैं। तो फिर हम परिवार के रीति रिवाज, संस्कार, परंपरा, नैतिक मूल्य सब कुछ उससे वाकिफ होते आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये समाजीकरण होती है। तो आप देखिए कि समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों और मान्यताओं और समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। मतलब बात वही हुई कि समाजीकरण पीढ़ी दर चलता रहता है। ऐसा नहीं कि किसी जगह स्टॉप हो गया, रुक गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पीढ़ी दर चलता रहता है और इसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है कि समाज के जो भी रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, उसके मूल्य होते हैं, उसकी जो मान्यता है, उसका जो विश्वास है या फिर जो समाज की संस्कृति है, उसको स्वीकार करके वो स्वयं उसमें आत्मसात हो जाता है, उसका एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा, खान पान आदि आदतें सिखाता है। मतलब आप देखेंगे कि जैसे ही उसको पता चलेगा कि मैं इस धार्मिक आधार पर, संप्रदाय जिसमें भी है, वो समझेगा कि बालों को बोलना है, फिर उसमें अभिवादन का जो तरीका है जैसे नमस्कार या फिर जो भी अलग अलग प्रकार से जो अभिवादन किया जाता है वो है, पूजा पद्धति है, उसका पहनावा है, उसका खान पान है, ये सब आदतें हैं होती है, वो सीखता है। ये कैसे सीखता है? समाजीकरण से। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हम उनसे सब कुछ परिवार में शामिल रहते हुए हमसे बातें सीखते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक प्रकार से समाज की संस्कृति, समाज की नैतिकता, हर चीज़ जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो मैं समझता हूँ अब कोई आपको दिक्कत नहीं रही होगी। अब समाजीकरण कहते हैं तो जिसके द्वारा बालक मानव समाज से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। राजनीतिक जीवन के लिए इसी प्रकार के सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। अब देखो, ध्यान रखना, स्पष्ट बात है, बेहद आसान है कि समाजीकरण के द्वारा बालक मानव समाज से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया से बालक सब चीज़ समाज की जो क्रियाकलाप होती है, गतिविधि होती है, सब चीज़ सीखता है। तो राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है कि राजनीतिक जीवन में कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था में हमारा क्या योगदान है, राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता किसमें निहित है, ये सब कुछ हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको भी एक प्रकार से सीखना की प्रक्रिया उसमें विद्यमान है। इसके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। क्या होती है? राजनीतिक समझ विकसित होती है। वो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानता है, उसको पता चलता है कि हाँ, मुझे वोट देने का अधिकार है, मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं चुनाव जीतकर इन विदेश संस्थाओं में रहकर काम करूं और जो भी अपने राजनीतिक दायित्व है उनको ग्रहण करूं और जिस प्रकार से जो काम किया जाता है, तो ये उसके प्रति क्या होती है? एक प्रकार की उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी समझ, सूझबूझ विकसित होती है। राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है।
अब जो जो उसके अंदर और भी ज़्यादा विस्तार से आप जाओगे तो पूरी पूरी पद्धति समझ में आएगी। आपका पॉलिटिकल जो सार्वजनिक जीवन है उसके प्रति आपका जो दृष्टिकोण उसका विकास होता है, विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है। इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति पर अपना ज्ञान प्राप्त करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, राजनीतिक समाजीकरण। बात समझ में आ गई कि राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। तो समाजीकरण इसके साथ क्यों जुड़ा है कि समाजीकरण में हम जिस प्रकार से परिवार के संस्कार, रीति रिवाज, जो सब कुछ बोलना सीखना, आदत चलना, नैतिकता सीखते हैं, ये समाजीकरण होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। उसी प्रकार जब राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के नज़दीक पहुँचते हैं, उसको अच्छे ढंग से समझते हैं, उसमें अपन सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो ये एक प्रकार की समाजीकरण है। लेकिन स्वरूप कौन सा है, राजनीतिक, इसलिए इसको क्या कहेंगे, राजनीतिक समाजीकरण। बात स्पष्ट हुई। ये क्या कहलाता है, राजनीतिक समाजीकरण, कि जिस प्रकार से सामाजिक जीवन के साथ साथ उसका राजनीतिक जीवन दोनों का मिलना राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का साधन है। राजनीतिक समाजीकरण क्या करता है कि जो हमारी एक कल्चरल होता है, या जो एक संस्कृति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जैसे अपन पहुंचाने का काम करते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको भी समझ सकते हैं। तो वास्तव में भू राजनीति मतलब राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू संचालन के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति में होती है, ऐसे हर एक व्यक्ति में होगी, सभी व्यक्तियों में होगी, सभी नागरिकों में होगी, तो उस देश का कभी भी लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। उस देश में लोकतंत्र तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और विकसित होगा, जिस प्रकार से हमारा देश में लोकतंत्र है। दुनिया में हमारे साथ कई देश स्वतंत्र हुए, लेकिन वो धराशायी हो गए, वहाँ पर तानाशाही आ गई, वहाँ अधिनायकवादी व्यवस्था हो गई। तो इसका कारण क्या है, वह राजनीतिक समाजीकरण पैदा ही नहीं हो पाया, वहाँ राजनीतिक समाजीकरण आगे बढ़ ही नहीं पाया। और हम आज दुनिया के सबसे सफल लोकतंत्र में से एक, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र माना जाता है, कारण हम राजनीतिक समाजीकरण को आत्मसात कर लिया, हम राजनीतिक समाजीकरण से गहरे रूप से इससे जुड़ गए। तो आप समझिए कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत का आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्र समाज है। मतलब भारत में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था और बंद समाज है, इसलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसके अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाए। मतलब जैसा उस देश का ढांचा होता है लोकतंत्र का, उसी के अनुरूप उस प्रकार का समाजीकरण होता है। मैंने भारत की बात की तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो आदर्श लोकतंत्र है, जिसमें सभी व्यक्तियों को सबको बराबर का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, सबको बराबर, कोई किसी प्रकार से भेदभाव नहीं है, और हमारा जो समाज है वो खुला है, स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है राज्य के द्वारा। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि भारतीय में जो राजनीतिक समाजीकरण है वो नागरिकों को लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का पूरा काम करता है। इसी प्रकार से चीन का है, चीन में वहाँ बिल्कुल साम्यवादी शासन है, बंद समाज है, तो वो उसी प्रकार का होगा। भारत का ऐसा है तो भारत को उस प्रकार से होगा। तो ये काफ़ी कुछ उसके समझ बारे में अलग अलग देशों की व्यवस्था का फर्क पड़ता है। अब ये तो मैंने आपको बताया राजनीतिक समाजीकरण का पूरा अर्थ और क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब मैं बताऊं आपको कि ये जो आखिर राजनीतिक समाजीकरण की बात चलाने वाले कौन थे, इसके बारे में विचार प्रदान सबसे पहले किसने दिए और उसके बारे में सबसे ज़्यादा अपना अनुसंधान किसने किया, तो बताऊं कि इसके सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, महान विचारक अल्बर्ट साइमन थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि बेहद उपयोगी है। उनकी पुस्तक थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इस पुस्तक जिसकी रचना की थी अल्बर्ट साइमन, इन्होंने सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण पर अपने विचार प्रदान किए थे। इसके विविध पक्षों पर फिर बाद में देखते हैं कि अलग अलग विचार और भी आए। आर्मेंड पावर्ल थे, वो भी ये कहते थे कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत हम उस देश की राजनीतिक कल्चरल कैसा है उसको सीखते हैं तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्य के प्रति अभिप्रेरणा है उनको बनाया जाता है। ये आर्मेंड पावर्ल कहते हैं। कावानाद्य भी कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। यानी राजनीतिक क्षेत्र से जो भी अपना ज्ञान है उसको प्राप्त करने का काम राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इन परिभाषाओं का सार यही है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना और उनको विकसित करना, जिससे वे राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सके। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राजनीतिक व्यवस्था के नज़दीक पहुँचना, उसकी समझ विकसित करना,
ताकि वो राजनीतिक व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालन कर सके, आगे बढ़ सके और लोकतंत्र मजबूत और सुरक्षित हो सके। ये कहलाता है राजनीतिक समाजीकरण।